हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। हम कंटिन्यू करते हैं हमारी लेक्चर सीरीज ऑन लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए यूपीएससी। आज है हमारा लेक्चर 2 और हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो बात करी है हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन और कैसे हम अपने इसकी यहाँ तक पहुंचे हैं जहाँ पर आज हम हैं, किस किस तरीके से हमें ये आइडियाज़ मिले हैं, कहाँ से हमने कौन सा आइडिया लिया है, क्यों हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझना पड़ता है। एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ स्टडिंग ऑल दिस इज बिकॉज क्योंकि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में आते हैं। दैट फॉर एग्जांपल आपको 1773 का कोई एक्ट पूछ लिया या फिर 1833 का एक्ट पूछ लिया, तो ये कुछ ऐसे एक्ट्स थे जो हमें पढ़ना है। तो ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी एंड पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी, दोनों पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्ट्स। ठीक है, ये एक्ट्स हम आज कंप्लीट करते हैं एंड देन जो है हम प्रॉपर अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमारा आपने लास्ट देखा था, तो हमने लास्ट किया है कि जो कंपनी रूल था वो एंड हो जाता है। ठीक है, और वो एंड कब होता है? 1857 का रिवोल्ट हो जाता है। लास्ट कौन सा चार्टर एक्ट आया था? आई होप आप उसका आंसर दे पा रहे होंगे। द लास्ट चार्टर एक्ट वाज ऑफ व्हाट? यू कैन कमेंट इट। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से चार्टर एक्ट थे। और इसी लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे पुराने लेक्चर के रिगार्डिंग, ताकि जो है मुझे रहे कि आप वो भी पढ़ें। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप थॉरली पढ़ाई करें और अच्छे से तैयारी करें। फाइन। ऐसे हम कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि लास्ट जो चार्टर एक्ट था कंपनी का वो कौन सा था। अब हम बात करते हैं कि फिर 1857 आता है, रिवोल्ट हो जाता है, और इस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुकी है, क्योंकि उनको नहीं पता था, उनको नहीं कोई आइडिया था कि एक इतना बड़ा लेवल का एक रेवोल्यूशन टाइप ये लोग कर सकते हैं। ये जो रिवोल्ट होता है, इसके बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है, वो बोलती है कि अब हम डायरेक्टली जो है इंडिया को गवर्न करेंगे, हमें नहीं चाहिए कि हम किसी के थ्रू करें। पहले वो क्या करते थे? वो कंपनी को कंट्रोल करते थे एंड कंपनी से हमें रूल करवाते थे। नाउ दे सेड कि हम जो है खुद कंपनी को जो इंडिया है उसको रूल करेंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट क्या दिखता है? इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth टू बी गवर्न्ड बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। ठीक है, अब सीधा का सीधा जो है मैजेस्टी के नाम पर इंडिया को रूल किया जाएगा। और उसके बाद में जैसे आपके पास बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, फिर उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। फिर एक चार्टर एक्ट आता है, वो बोलता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको ये एक्ट क्या बना देता है? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब जो वाइस रॉय होता है, ये जो डेजिग्नेशन होती है, ये ब्रिटिश क्राउन में अगर कोई वाइस रॉय होता है, ये एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है ब्रिटिश क्राउन का। तो यहां से पता चल गया था कि जो ब्रिटिश है उन्होंने डायरेक्ट अपने हाथ में जो है कमांड जो है ले ली है इंडिया की। नाउ द फर्स्ट वाइस रॉय अगर आपसे कोई पूछे, दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्या है इस एक्ट की? दिस एक्ट जो है, इसका नाम और भी ये नाम है इसका, द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये प्रॉपर एक्ट है, इसका नाम ये भी है। एंड देन इट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका रूल जो है अबॉलिश किया जाता है एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज, रिवेन्यूज, सब कुछ किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। यानी अब जो ब्रिटिश क्राउन है उनकी जो वो होती है ना कि वो कहाँ कहाँ रूल करते हैं, उनमें अब वो आ गया है दैट किंग और क्वीन ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है, तो अब उन्होंने डायरेक्टली जो है इसको अक्वायर कर लिया इंडिया को। बेसिकली देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो आ रही है तो वो किसके भेजने पे आ रही है? उन्हीं के भेजने पे आ रही है। तो ऐसा नहीं था कि अभी जो है ब्रिटिश जो क्राउन के अंडर इंडिया आया है या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी जाग रही है कि हमें इंडिया को काबू करना है 1858 में। ऐसा कुछ नहीं है। 1600 से या फिर उससे पहले से भी जो ये ईस्ट की तरफ जो अपनी कंपनीज वगैरह भेजने लगे, और ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ में नहीं था, पोर्टुगीज के साथ में भी सेम था। स्पेनिश थे वो भी गए हैं। स्पेनिश वर बेसिकली दे मूव टुवर्ड्स साउथ अमेरिका, वो उस तरफ गए थे। एंड पोर्टुगीज और डच दे केम टुवर्ड्स द ईस्ट एंड ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स एज वेल। अब जो ये सब हो रहा था, तो इट वाज नॉट कि अभी ब्रिटिश क्राउन हुआ है, बस ये कि अब डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन हो गया है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्हें मीडिएशन की कोई जरूरत नहीं है रूल करने में। दिस एक्ट इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही गई तो क्या हमें करना है? डबल गवर्नमेंट का, अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है
तो अब मुझे वो फिर से कमेंट कर सकते हैं या फिर से आप जो है बता सकते हैं या आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है और ये जो डबल गवर्नमेंट है ये किस एक्ट के अंदर आई है। पीछे ही कराया है वो, ठीक है। तो आपको देखना है ये किस एक्ट के तहत जो है डबल गवर्नमेंट आई थी, और अब आपको मैंने बता दिया कि 1858 में इस डबल गवर्नमेंट को हटा दिया गया है, ठीक है। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के आया, तो ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको सिर्फ उसका डेट बता देती हूँ, इट वॉज 1784, ठीक है। अब इसका नाम क्या था 1784 के एक्ट का, तो वो आपको देखना है। सो नेक्स्ट इज इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस। तो देखिए हर बारी जो है कुछ ना कुछ एक्ट होता है, कुछ ना कुछ नया बनता है, तो ये है काम वही करते रहते हैं, ये बस थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया, थोड़ा सा दिखा दिया, देखो देखो वी आर वेरी सीरियस नाउ एंड ऑल, तो ये सब दिखाते रहते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया ऑफिस बनाया, एंड ऑब्वियसली अब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, तो ये जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बना था, इसको डायरेक्ट जो है अथॉरिटी दे दी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि हम आपसे जो है देखेंगे, आपको ही संभालना है। और ये कौन थे, ही वॉज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। सो कैबिनेट का वो मेंबर थे। तो कैबिनेट जैसे आपको पता है, जैसे हमारी भी कैबिनेट होती है जिसमें जो इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर्स रहते हैं, ठीक है। एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो काफी बड़ी बॉडी है, बट उससे एक छोटी एंड जो सबसे मतलब जो कैबिनेट मीटिंग्स आप सुनते होंगे न्यूज में, तो सबसे ज्यादा जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी रहती है गवर्नमेंट की हमारे यहाँ पे भी, वो एक कैबिनेट रहती है। तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट जो एक मिनिस्टर था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहता था, जो कि बिल्कुल कैबिनेट का ही मेंबर है। और अल्टीमेटली जो है हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जो हमारी लोकसभा है, या फिर जो हम अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट, तो वो जो मेंबर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ पर जो है इट वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वही जो एसओएस था। नाउ एसओएस अब ठीक है वो अकेला तो नहीं काम कर पाएगा, तो फिर एक नई चीज ऐड करी गई कि हम एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएंगे, जो कि एसओएस को क्या करेगा, एडवाइज करेगा, ठीक है। एंड उसका चेयरमैन तो एसओएस को ही बनाया, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही बनाया। सो 15 मेंबर इंडिया काउंसिल आती है यहाँ पर। तो इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है, इसमें आपको जस्ट वही रिमेंबर रखना है, इसमें और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस आपको थोड़ा डिफरेंसेस याद रखने हैं। फाइन, द एक्ट ऑफ 1858 वाज हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो देखिए अब एक्चुअली क्या हुआ था, वो होता है ना कि हम एक प्लान लगाते हैं, वो बुरी तरह से फिर फेल हो जाता है, कि इतना बड़ा एक रिवोल्ट हो गया, तो इनको बस ये था कि इनको कंट्रोल करो, ठीक है। सो किसी तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी आपने मशीनरी लानी है, कुछ भी आपने बनाना है, सो हमारे नेक्स्ट टाइम जो है ऐसा रिवोल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों तरफ से जो है नुकसान हुआ था इसमें, और इस वजह से जो है ये बहुत हाईलाइट हो गया था 1857 का रिवोल्ट उस टाइम पे। और अब आज भी बोला जाता है, अगर ये रिवोल्ट जो होता, अगर बहुत अच्छे तरीके से इसको लीड किया जाता, अगर बहुत एक सेंट्रलाइज्ड वे में इसको डील किया जाता, एक लीडरशिप से इसको डील किया जाता, तो ये काफी डिसाइसिव भी हो सकता था। बट फाइनली हम जानते हैं कि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, वो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। फाइन, सो लार्जली कन्फाइंड टू द, अब जो 1858 का एक्ट आता है, इट इज लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाय विच द इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड। तो हमें इंग्लैंड से कंट्रोल करना है, ठीक है। सो इट डिड नॉट अल्टर, कोई और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इतना अल्टर नहीं किया। सो आपने क्या क्या याद रखना है कि जो अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया है इंडिया, गवर्नर जनरल को वाइसराय बोला जा रहा है, जो डबल गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, 1784 का एक्ट जिसका नाम है वो आप मुझे बताएंगे, अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 15 मेंबर काउंसिल आई उसको असिस्ट करने के लिए, लार्जली कन्फाइंड टू द इंप्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। सो नेक्स्ट विल मूव टू द इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब देखिए ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो है ये 3 एक्ट्स थे बेसिकली, ठीक है, और इसमें जो है ये 1861 में आया है, फिर आगे आते रहेंगे, आप देखेंगे अभी। और इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये किस बैकग्राउंड में हो रहा है, इसमें कुछ ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। 1858 का जो मैंने पीछे एक्ट किया ये थोड़ा डिसाइसिव था, ठीक। यहाँ पर आपने बस ये रखना है कि अभी उन्हें दिख रहा है कि रिवोल्ट हो गया है, तो हमें थोड़ा इंडियंस को भी क्या करना पड़ेगा, उनको हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे दूर दूर रखेंगे तो कल को फिर ये क्या करेंगे, कोई ऐसा रिवोल्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो अब क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हो रहे हैं, जो वाइस राय है उसको कहा गया कि आप जो है नॉमिनेट करो कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, ऑफिशियल मेंबर्स नहीं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपनी काउंसिल में, ठीक है, उनकी काउंसिल एक्सपैंड की गई थी। नाउ 1862 में लॉर्ड कैनिंग किसको नॉमिनेट करते हैं, 3 इंडियंस को टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन कौन था वो, राजा ऑफ बनारस,
महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। अब देखिए दीज पीपल वर नॉट एक्चुअली, मतलब ये कोई ऐसे रेवोल्यूशनरीज नहीं थे या फिर कोई ऐसे लोग नहीं थे कि जो लोगों से जुड़े थे। देखिए ये राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, ये लोग हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, सिर्फ अभी इंडियन रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, बट दे आर नॉट एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया। आई थिंक यू गेट द डिफरेंस कि अभी रिप्रेजेंटेशन को देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमने इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा है, बट दीज पीपल वर नॉट एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। सो अब ये सिर्फ उनको नाम के लिए उनको वहां पे रखा गया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला। नाउ इट स्टार्टेड, दिस काउंसिल ऑफ एक्ट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। अब फिर आपके पास आ गया थर्ड क्वेश्चन कि मुझे आप ये बताइए कि फाइनल जो सेंट्रलाइजेशन हुई थी किस चार्टर एक्ट में हुई थी, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज ले ली गई थी। इसमें तो उसको वापस दे दिया, ठीक है, इसमें उनको वापस दे दिया है। तो वो कौन सा चार्टर एक्ट है जिसमें वो ली गई थी? सो यू कैन अगेन गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो एंड उसमें आप लिख सकते हैं अब ये बात कि जी हाँ, ये इस चार्टर एक्ट में इसको फाइनल सेंट्रलाइजेशन की शेप दी गई और जो इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स है बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी से जो उस टाइम पे ले ली गई थी, इसमें उसको रिस्टोर कर दिया, वापस दे दिया। ठीक, नेक्स्ट है दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन इट रिजल्टेड इन ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी। अब देखिए ये 1937 में होता है, बट 1937 अभी आएगा, आपको पता चलेगा कि ये फर्स्ट डेवोल्यूशन हो रहा है। फर्स्ट डेवोल्यूशन होता है कि अपने से जो पावर है हम नीचे थोड़ी अथॉरिटी, छोटी अथॉरिटी पे डिवॉल्व करते हैं, उसको देते हैं। सो इसमें अब बेसिकली है ये डेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। डिसेंट्रलाइजेशन डेवोल्यूशन दे गो हैंड इन हैंड। आप अगर अभी आप जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि डिसेंट्रलाइजेशन तो हो गई है बट डेवोल्यूशन ऑफ पावर अभी नहीं हुआ है। सो ये सब चीजें जो आप अभी पॉलिटी में सब पढ़ोगे, इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, कहाँ पर इसको यूज करना होता है। तो और क्या किया था इस एक्ट ने, काउंसिल एक्ट ने, इसने कुछ दे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना दी थी बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लिए एंड पंजाब के लिए, एंड देन एम्पावर्ड द वाइसराय टू मेक सम रूल्स एंड ऑर्डर्स। ठीक, और पोर्टफोलियो सिस्टम, यस दिस इज समथिंग दैट आस्क्ड टाइम टू टाइम की पोर्टफोलियो सिस्टम कौन लेकर आया था। सो दिस इज ऑब्वियसली लॉर्ड कैनिंग, आपको याद रखना है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, आपको पता होगा कि जैसे आपके जो आज भी जो मिनिस्टर्स हैं, दे होल्ड, जो भी यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं। कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री को संभाल रहा है, कई ऐसे मिनिस्टर्स भी होते हैं जो दो दो मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं। तो ये जो ये इसको सिस्टम को बोलते हैं पोर्टफोलियोज। उनके पास पोर्टफोलियोज हैं, दे हैव देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज टू हैंडल। तो ये कौन लेकर आया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। तो अगर आपसे ऐसी इस पे आ जाए कि जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम, इस पे कुछ आप लिख रहे हो तो आप इसकी हिस्ट्री अब जानते हो कि कौन लेकर आया था। आपके इंडिया में तो सिस्टम ये यहीं से आ रहा है ना, धीरे धीरे। सो ये जो सिस्टम लेकर आ रहे हैं आपका पोर्टफोलियो लॉर्ड कैनिंग। नाउ अब और क्या एम्पावर किया जा रहा है? एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। आप मुझे बताइए जो आर्टिकल 123 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है ये आर्टिकल? दैट द प्रेसिडेंट, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो वो हो कहाँ गया है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। सो दिस इज हाउ हम जो है इन काउंसिल एक्ट्स या इन चीजों को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से भी जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं उसको कि हमारे पास आज जो ऑर्डिनेंस है वो एक्चुअल में कहाँ दिया गया था? इट वॉज गिवन इन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। वाइसराय को क्या कर दिया गया था? एम्पावर कर दिया गया था, आप ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं, ठीक है, विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वॉज 6 months। ठीक है, सो ये हम चीजें देखने के लिए ही ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि हमें पता तो चले कि आज जैसे ऑर्डिनेंस चल रहा है वो कैसे आ रहा है, कहाँ पर ये ऑर्डिनेंस पहले हिस्टोरिकली दिया गया था एंड ऑल। फिर आपका आता है यही काउंसिल एक्ट चल रहा है। तो आपने देख लिया ना 1858 में आपकी इंडियन काउंसिल बन गई है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट अब आपके उसके बाद ही आ रहे हैं। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ आपने पीछे पढ़ा है 61 एंड नाउ 92। अब 92 आ गया, इसके बीच में आप एक और डेट याद रखिए 1885। एक मेजर इवेंट हुआ है। मेजर इवेंट क्या हुआ है? द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, सो कांग्रेस यहाँ पे फॉर्म हो जाती है एंड कांग्रेस जो है वो एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे पूरे इंडिया में फैले जिन्होंने एक तरह से दे गॉट यूनाइटेड। ठीक है, और वो ये फॉर्मेशन करते हैं 1885 में। तो अब वो क्या करते थे आपको पता है? जो इनिशियल फेज था कांग्रेस का, दे वर मोर अबाउट कि हम अपील करेंगे, वी विल अपील। तो उनकी अपील्स जो थी
तो वो कहाँ सुन ली गई? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया गया। वो जो एप्लीकेशन डालते थे कि हमारा जो नंबर है हमारे ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, क्योंकि हमारे को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह ही रखा जाता था, ठीक है। तो उसका क्या किया, नंबर इंक्रीज कर दिया उनके लिए, चलिए आपने कांग्रेस बना ली है और आप हमारे साथ अच्छे से डील कीजिए और हम आपकी बातें सुनेंगे। तो थोड़ा उनको वो करने के लिए, ठीक है, कि अगर कल को रिवोल्ट ना हो काइंड ऑफ, तो ये हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए। तो उनके लिए क्या किया, इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट ऑफिशियल मेजोरिटी यानी जो उनके लोगों की मेजोरिटी थी वो मेंटेन करके रखते थे इनमें, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनको पावर दिया गया कि आप जो है जो बजट हम पास करते हैं उसको क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर नॉमिनेशन बाय द वाइसरॉय ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। तो अब वाइसरॉय खुद ही अपने आप से नॉमिनेट कर सकते हैं कि हम इसको इसमें सेंट्रल काउंसिल में रखेंगे या किस में रखेंगे, ठीक है। और किन किन बंदों की हो सकती थी नॉमिनेशन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल्स, जैसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे राज्यसभा में होती है ना, आपकी राज्यसभा में आपको नॉमिनेशन होता है, देन वो बंदा आगे जाता है, फिर उसको आगे सेलेक्ट किया जाता है थ्रू वोटिंग। सो ऐसा कुछ सिस्टम था कि नॉमिनेशन का सिस्टम दे ब्रॉट इन। सो ये इतना ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ जो है आपका मेंबर और एडिशनल मेंबर्स ऐड होते हैं। जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक। इसको एक और नाम से जाना जाता है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सो अब इसमें है काफी चीजें हुई। सो पहली चीज जो हुई, पहले आप इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पे हम फिर इसके चलते हैं। सो दिस इज 1905। 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हो रही है, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हो रही है और यहाँ पे क्या चलती है, फिर एक तरह से एक नॉट अ प्रॉपर रिवोल्ट बट यस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक पूरा स्वदेशी मूवमेंट चलाया जाता है। सो अब स्वदेशी मूवमेंट हो गया है एंड वो पार्टीशन जो है वो कर देते हैं, बट ऑब्वियसली इट वाज नलिफाइड इन 1911 द पार्टीशन। बट द पॉइंट इज कि उनको ये काउंसिल एक्ट लाना ही क्यों पड़ा। तो आपको कभी ये याद करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि 1909 का था काउंसिल एक्ट या किसका था। आप उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखिए। तो जैसे कुछ हलचल होती थी इंडिया में तो कहते थे अरे अरे रुको रुको रुको, वी आर हियर, हम करते हैं अभी इसको सब ठीक करते हैं, ठीक है। वो ऐसे शो कर देते थे कि देखो हमने तुम्हारी सारी बात मान ली है, बट एक्चुअल में क्या होता था, ऑन द सर्फेस वो ऐसा लगता था कि इन्होंने बहुत कुछ किया है, बट ऑन द ग्राउंड मतलब अगर आप देखा जाए कि एक्चुअल में उनको कोई पावर मिली है या नहीं मिली है, वो एक्चुअल में कुछ नहीं होता था, ठीक है। सो व्हाट दे डिड वाज कि 1905 हो गया, स्वदेशी मूवमेंट आ गया, सब कोई गुस्से में है कि ये कैसे ऐसे कर सकते हैं। तो वो उनको गुस्से से उनको बाहर निकालने के लिए आते हैं एंड बोलते हैं कि वी हैव इंक्रीज द साइज ऑफ आवर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, हम बहुत सेंट्रल एंड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनका हम नंबर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कितना नंबर बढ़ाया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 से उसको 60 कर दिया, ठीक। ये देखिए इतने सारे मेंबर्स अब आएंगे एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज नॉट यूनिफॉर्म। उनका प्रोविंशियल यानी जो स्टेट वाला था उनको उन्होंने इतना ज्यादा उसमें नहीं ध्यान दिया, इट वाज नॉट दैट यूनिफॉर्म। नाउ अब जो है ऑफिशियल मेजोरिटी उन्होंने मेंटेन करके रखी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट ये एक अच्छा स्टेप था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें उन्होंने कह दिया कि आप नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी ले सकते हैं, यानी जो इंडियंस है उनकी मेजोरिटी हो सकती थी कहां पर, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव थी उसमें किसकी मेजोरिटी थी, ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक है। और तो इन्होंने कुछ और इनको पावर्स दी, कहा कि हम आप जो है बजट पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और पूछ सकते हो। तो पहले सिर्फ क्वेश्चंस पूछ सकते थे, अब एडिशनल क्वेश्चंस भी। आप रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हो कि आप ये बात नहीं मानते हैं तो हम रेजोल्यूशन, ऑल्दो ये सब दिया है बट एक्चुअली जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना कुछ इम्पैक्ट ये नहीं लेकर आता था दैट इफ यू कैन मूव द रेजोल्यूशंस ऑन द बजट तो आपकी कोई बात सुन ली जाएगी। एट द एंड वाइसराय के पास ही सारी अथॉरिटी होती थी, वो माने ना माने उसकी मर्जी। सो बट ये है कि उनको दिखाने के लिए वो तो बोल दिया कि देखो हम कितना अच्छा करके लाए कि तुम हमारा जो बजट हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली इंडियंस ने ये एक्सेप्ट भी किया क्योंकि उनके लिए क्या था, इट वाज काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अगर रेजोल्यूशंस वो मूव भी कर रहे हैं बजट पे तो वो ये नहीं सोचते थे कि हमारा इससे कोई इम्पैक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, वो ये सोचते थे कि अगर हम ये कर रहे हैं तो काफी जो लोग हैं हमसे जुड़ेंगे और देखेंगे कि देखो हमने उनके बजट पे ये क्वेश्चंस डाले कि तुम इतना, जैसे फॉर एग्जांपल तुम आर्मी में इतना स्पेंड क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ इतना स्पेंड क्यों कर रहे हो। तो ये कल हम अपने न्यूज़पेपर्स में लिखेंगे और अपने पूरे इंडिया को क्या, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए हम तो रेजोल्यूशंस भी मूव करते हैं इनकी इन बातों पर। तो ये काइंड ऑफ एक पावर
थी इंडियंस के हाथ में भी कि हाँ रेजोल्यूशन मूव करना इट वाज समथिंग, क्यों वो सोचते थे कि इसको कोई बात नहीं, हमें ज्यादा पावर नहीं मिल रही है, जितनी है हम उससे भी शो करने की कोशिश करते हैं, इंडियंस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। नाउ इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर्स। हाँ, दिस वाज इंपॉर्टेंट। जो वाइस राय है, देखो आपने पीछे बढ़ा है, तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स है उसमें ही जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को रखा जा रहा है। बट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो आपके एग्जीक्यूशन करती है, जैसे आपका पार्लियामेंट में भी होता है ना, तो लेजिस्लेटिव इज योर लोकसभा, राज्यसभा, एंड एग्जीक्यूटिव जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, जो आपकी कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब आपके एग्जीक्यूटिव्स हो गए हैं। सो दीज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती थी वाइसराय की, ये उसकी सबसे करीबी होती थी, ठीक है, सबसे ज्यादा उसका जो पार रहता था, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो उन्होंने ही करना है एट द एंड। और जो गवर्नर्स थे, तो उनमें क्या था, अब इंडियंस को आने दिया गया, ठीक है। सो नाउ इंडियंस जो है वो वाइसराय के काफी क्लोज हो चुके हैं। सो इसमें इस इंडियन की जो है आपको नाम याद रखना है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे अगर आपको प्रॉपर नेम ना याद रहे और कहीं ये पूछ लिया जाए तो आप जो एस से याद रख सकते हैं, ठीक है। सो SS वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सत्येंद्र सिन्हा करके आप याद रखिए। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव नहीं एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, ठीक है। ही वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, उन्हें लॉ मेंबर के उस पर पद पर रखा गया था। फाइन, नाउ इट, हाँ अब ये जो है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मिंटो है यानी जो मोरले है और ये मिंटो है, बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए हु इज दिस मोरले एंड हु इज दिस मिंटो। जो मिंटो है ये होंगे जो आपके यहाँ पर हैं, फाइन, योर वाइसरॉय, एंड जो मोरले थे देवर योर SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो सेक्रेटरी ये भी ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, एंड देन आपका फिर आता है वाइसराय। सो वाइसराय कौन है आपका, मिंटो, एंड वही जो है उनको बोला जाता है फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, वाई, ठीक है। वाई लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि इस एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में उन्होंने क्या किया, दे सेड दैट वी विल प्रोवाइड अ सिस्टम जहां पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगी मुस्लिम्स के लिए, दैट इज बाय एक्सेप्टिंग कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो अगर इलेक्शन के लिए जाएंगे तो उनको कौन वोट कर सकता है, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स वोट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब था, इतने टाइम से जो है द मुस्लिम्स एंड ऑल जो है और सारे रिलीजन्स जो है वो सब देवर लाइक रूलिंग। अब अगर आप मुगल्स की बात करें तो वहां पर ऐसा नहीं था, देवर नॉट एक्सक्लूजन, ठीक है, इस तरीके कोई एक्सक्लूजन नहीं थी कि सिर्फ जो मुस्लिम अगर रूल कर रहा है। तो कुछ ऐसे रूलर्स रहे हैं जो कि ज्यादा प्रेफरेंस देते थे मुस्लिम्स को, बट बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें सो इट वाज बोथ वेज, फाइन, कि ऐसा नहीं था कि हिंदूज नहीं करते थे, बहुत सारे ऐसे रूलर्स हुए हैं जिनके जो हिंदूज रहते थे देवर लाइक वजीर्स एंड ऑल। तो बट ये क्या कर रहे हैं, इनको वो चीज नहीं, ये हमेशा ही ऐसा होता है जब भी कोई थर्ड पार्टी आती है तो वो देखती है कि दो पार्टी में हम जो है प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ से क्रिएट करना शुरू किया कि हम जो मुस्लिम्स हैं उनमें और हिंदूज में या फिर जो अदर रिलीजन है उनमें कैसे वेज डाल सकते हैं। इट इज थ्रू, हम बोल सकते हैं कि जो एक मुस्लिम है उसको एक मुस्लिम रूलर ही रूल कर सकता है, फाइन। तो यहाँ पर या फिर वो उसको ही वोट कर सकता है, और अगर कोई मुस्लिम रूल कर रहा है तो फिर वो एक हिंदू जो है वो उसको वोट ना करे, क्योंकि वो उसके लिए नहीं सोचता होगा। इट काइंड ऑफ इस तरीके का एक सेपरेट इलेक्टोरेट वाला वो सिस्टम लेकर आया कि सिर्फ जो एक मुस्लिम वोटर है वो ही एक मुस्लिम मेंबर को वोट करेगा। तो ऐसी वो चीज लेकर आए जो कि इतना, जो कि वहां पर था ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ है, अब आप फिर से देखिए अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा जानते हैं, 1905 में क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था तो इट वाज ऑल लाइक, उस स्वदेशी मूवमेंट में इट वाज हिंदू और मुस्लिम्स वो सारे थे बंगाल में, एंड दे वर ऑल यूनाइटेड अगेंस्ट द पार्टीशन, ठीक है, वो दे वर स्टैंडिंग इन यूनिसन, और उनसे वो यूनिटी थोड़ा उनको खली कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा। तो उनको था कि इनको तोड़ो, इस यूनिटी को पहले तोड़ो तभी हम इनको प्रॉपरली रूल कर पाएंगे। तो उन्होंने, अभी आप आगे देखोगे, दे स्टार्टेड यूजिंग दिस, उन्होंने देखा कि इस सोसाइटी के कितने सेक्शंस हैं, उन्होंने उस हर एक सेक्शन को अलग अलग देखना शुरू कर दिया। सो इंडिया वाज नॉट सीन एज अ वन कंट्री, इट वाज सीन एज अ कंट्री ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ अदर कम्युनिटीज, और उन कम्युनिटीज को ही उन्होंने कम्यून्स बनाया, एंड कम्यून से ही वर्ड आता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो कम्यून है, दैट वर्ड कम्स फ्रॉम कि एक जो कम्यून होगा वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी
सोसाइटी होगी और सिर्फ वही अपने लिए एक रूल करेगी, वो अपने लिए एक तरीके से अपने आप को चलाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्यून। और ये होता है कि वो दूसरे के लिए काम नहीं कर सकती है कभी भी, एक दूसरे के लिए वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं है। सो वो यहाँ से 1905 से उन्हें जो यूनिटी दिखी तो उन्होंने कहा वी विल ब्रेक दिस। तो क्या हुआ 1909 में, क्या आता है आपका, दे लीगलाइज कम्युनलिज्म एंड बोलते हैं कि भाई एक मुस्लिम को एक मुस्लिम वोटर ही वोट करेगा। नाउ दिस इज ऑल्सो देयर एंड जो है सो बेसिकली इट वॉज this was the all important thing about this act of 1909। सो अब आगे देखते जाइए कैसे वो इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देन आपका आता है मोन्टैग एंड चेल्सफॉर्म रिफॉर्म। फिर ये वही है, यहाँ पर ये आपके एसओएस होंगे और ये होंगे आपके वाइसराय एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब देखिए जो आपने पीछे पढ़ा 61, 92 एंड योर 1909 दे वर ऑल इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है ना, ये इंडियन काउंसिल एक्ट थे। सो वो 3 हो गए आपके। नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी जो है हमारी जो थॉट है वो इवॉल्व हो चुकी है। गांधी हैज कम इनटू द पिक्चर, गांधी आ चुके हैं और सत्याग्रह हो चुका है, ये सब हो चुका है। तो अभी जो है चेंज ऑफ थिंकिंग आपको दिखना शुरू होगा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, 1917 में वो ये बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब कि जो आप जो भी हमारी काउंसिल्स जो भी हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ठीक है, इनको जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही है दैट इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू देम। जैसे आज जो है जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट गवर्नमेंट कि अगर वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं आज लोकसभा का तो वो हट जाएंगे, हटा दिए जाएंगे अपने पद से, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब था कि धीरे धीरे हम क्या आपको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनको क्या है पावर देने वाले हैं वाइसराय से निकाल कर हाथ से, ठीक है। सो काइंड ऑफ दैट। सो अब हो क्या रहा है बेसिकली, तो वो क्या करते हैं सबसे पहले डायरकी जो है वो लेकर आते हैं। डायरकी होता है लाइक डुअल रूल भी होता है ये, ठीक है। डाई मीन्स टू एंड आर्की मीन्स रूल। आर्क में तो इसमें क्या है वो कहते हैं कि हम डुअल रूल, इसमें डुअल रूल कैसे हो रहा है कि जो प्रोविंशियल यानी जो आप स्टेट्स मानिए इनको, तो ये जो प्रोविंशियल थे सब्जेक्ट्स उनको वो तोड़ देते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक हो जाता है ट्रांसफर्ड एंड एक हो जाता है रिजर्व्ड। अब जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो तो जो भी आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे उनके हेल्प से जो है गवर्नर उनको वो करेगा, ठीक है, रूल करेगा कि हाँ ठीक है ये ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं और जो लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनकी अथॉरिटी है इस पर। बट जो रिजर्व्ड थे, रिजर्व्ड वर देयर ओनली फॉर द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और गवर्नर सिर्फ वही उस पर रूल करेगा एंड अगर उन सब्जेक्ट्स पर कुछ भी वो बोलते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। देन वो नेक्स्ट क्या ऐड करते हैं, बाई कैमरलिज्म and direct elections in the country. So direct elections are coming into picture and bicameralism. Bicameralism जैसे आपके पास 2 houses हैं, so you have 2 houses. One is your राज्य सभा and other is लोक सभा। तो ये कब इंट्रोड्यूस हो रहा है 1919 में। So इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्लेस की गई अपर हाउस, ठीक है, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स आज भी बोला जाता है, एंड लोअर हाउस जो कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया, ठीक है। एंड जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस उनको कैसे हमने चूज करना था, थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। तो अगर डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब किसको क्या दिया गया है, फ्रेंचाइजी दी। फ्रेंचाइजी होता है राइट टू वोट अगर आप यहाँ पे बात करें। सो वो कब दी गई है, इट इज पीपल को दी गई बट वेरी लिमिटेड नंबर, बहुत कम लोग थे क्योंकि इट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, कौन कितना टैक्स पे कर रहा है, कौन कितना एजुकेटेड है। क्योंकि उस टाइम पर, क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे पास इंडिया में यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी मतलब चाहे वो कोई भी जेंडर से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, दैट पर्सन हैज द राइट टू वोट, ठीक है। बट यहां पर क्या दिया गया है, डायरेक्ट इलेक्शंस तो दिए गए हैं बट जो राइट टू वोट है वो लिमिटेड सेक्शंस के पास है, वही एफ्लुएंट सेक्शंस के पास है जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी, टैक्स वैक्स देते होंगे, एजुकेशन होगा। क्योंकि उनके लिए जो अनएजुकेटेड थे उनको नहीं लगा कि वो डिजर्व करते हैं द राइट टू वोट या फिर वो सोच सकते हैं अपनी कंट्री के बारे में। जबकि मेजरली अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है और उन सब में जो है इन लोगों का जो कि इतने एफ्लुएंट एरिया से नहीं आ रहे हैं, दे वर द रूरल पीपल हु एक्चुअली दे वर द पीजेंट्स, एग्रीकल्चरिस्ट थे वो लोग थे जो सबसे ज्यादा सपोर्ट में थे एंड दे हैव गिवन द मैक्सिमम ऑफ सेक्रीफाइसेस इन दिस रेवोल्यूशन एंड ऑल।
अब यहाँ पर क्या होता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और वो सब, तो नाउ इट रिक्वायर्ड द 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन। ठीक है, अब वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मैंने आपको बोला पहले, तो उन्होंने एक इंडियन ऐड कर लिया, ठीक है, मिस्टर एसएस। तो एसएस के बाद में अब क्या है कि 3 ऑफ द 6 मेंबर्स टोटल है, उनमें से हम 3 किसको रखेंगे, इंडियंस को रखेंगे। ठीक है, सो इट वॉज वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है, रखिए इंडियंस को। फिर उसके बाद में आता है न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर इन लंदन इज फॉर्म्ड, हाई कमिश्नर बिठाया गया है। ठीक है, जो एसओएस था उसके कुछ फंक्शंस उसको दिए गए। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, जो आप सब तैयारी कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। सो एस्टैब्लिशमेंट होती है एक पब्लिक सर्विस कमीशन की, एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया जाता है इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सो जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इट इज दैट, इसकी जो पेरेंट बॉडी है दैट इज द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ओनली। सो फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट। ये एक अच्छी चीज करी गई कि जो आपके स्टेट है, तो हमने बोला है ना कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आ रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो देना चाहते थे दोनों जगह पर। ठीक है, प्रोविंसेस में भी एंड जो आपका सेंटर है उसमें भी। तो प्रोविंस के बजट को और सेंटर के बजट को अलग करते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू द रिपोर्ट। तो हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम लेकर आए हैं, एक नई चीज हम लेकर आए हैं 1919 का। तो हम देखना चाहते हैं ये कैसे चला है, कितना बेटर रहा है ये गवर्न करने में इंडिया को। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद एक कमीशन आएगा, वो हमें रिपोर्ट देगा कैसा रहा। पर 10 साल बाद वो कमीशन नहीं आता है, वो कितने बाद आ जाता है, 2 साल पहले ही आ जाता है। ठीक है, वो आ जाता है, उसको आना कब चाहिए था, 1929 में। ठीक है, 1919 के 10 साल 29, अब वो आ गया 27 में ही। क्या है जी, हाँ, साइमन साइमन साइमन, बहुत सुना होगा आपने, गो बैक गो बैक गो बैक। सो बेसिकली दिस साइमन कमीशन, दिस वॉज इट केम इन 1927 एंड जो है सारे मेंबर्स ने इसको क्या किया, बाइकआउट किया। वाई? क्योंकि एक भी उसमें इंडियन नहीं बिठाया गया था। अगर आप इंडिया और इंडिया की गवर्नेंस की बात कर रहे हो, आपने हमें इतनी ज्यादा अथॉरिटी दी, हमारे बजट्स अलग करे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस बैठे हुए हैं, एंड ये कमीशन बाहर से आ रहा है, और ये इसमें सारे के सारे जो 7 मेंबर बैठे हैं, वो सारे कौन बैठे हैं, ब्रिटिशर्स बैठे हैं, हमारे लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे है ही नहीं। सो सारी पार्टी, सारे मेंबर्स ने इसको बाइकआउट किया था, तभी कहा था साइमन गो बैक। सो द रीजन दे सेड साइमन गो बैक वाज दिस ओनली, कि हम कहाँ है इसमें जिनकी आप बात कर रहे हो, या जिनके बारे में जो डिसीजन होने वाला है, वेयर इज दैट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये क्यों है हमें डिसाइड करके देने वाले, या एक भी मेंबर आपने इसमें नहीं बिठाया है। तो बेसिकली क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग जो है अब काफी अवेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने इसको ऐसे ही रखा। अब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देता है ये 1930 में। 1930 में क्या करता है, ये बोलता है कि जो अपने डायरकी दी है, कहाँ दी थी वो डायरकी, इट वॉज गिवन इन द प्रोविंसेस। करे थे ना, उसमें 2 सब्जेक्ट्स बनाए थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। ठीक है, वो जो है कहता है इसको अबॉलिश करो, ये काम नहीं कर रहा है। देन वो बोलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। ये जो सारे ब्रिटिश इंडिया है और जो आपके प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स थोड़ा अलग था, क्योंकि उसमें जो है अभी प्रिंसेस दे वर ऑलरेडी देयर, बट दे वर अंडर दी ब्रिटिश अथॉरिटी। ठीक है, सो अब वहां पर जो है इन्होंने कहा कि इस पूरे एरिया की, जहां पर प्रिंसली स्टेट्स भी हैं और जो ब्रिटिश इंडिया भी है, इसकी पूरी एक आप इसको फेडरेशन में बना दो, उनको भी ले लो। ठीक है, एंड देन कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ये तो आप कंटिन्यू करिए। तो उनको तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखे ना इसके, कि हाँ इन सबको टुकड़ों में बांटो। तो वो कहा हाँ ये आप करते रहिए, कम्युनल इलेक्टोरेट आप बढ़ाइए, इसको कम ना कीजिए, इसको बढ़ाइए और इनको तोड़िए। टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, एंड उसमें आप पढ़ोगे हिस्ट्री में कि कौन जाता है कौन नहीं जाता है, एंड वहां पर क्या डिसीजंस होते हैं। सो बेसिकली इस कमीशन के बाद, यही कमीशन के बाद वो बैठते हैं कि इस कमीशन की रिपोर्ट हमें लेनी है नहीं लेनी है, कैसे करना है। फिर इसके बाद इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद और जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसके बाद आता है आपका दिस एक्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इन टर्म्स ऑफ जो क्योंकि एक लेंदी एक्ट है, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपको कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम जो इनपुट लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, इट इज दिस एक्ट। तो ये है वो एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये था आपका सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, बहुत लेंदी एक्ट था, इसमें 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल्स थे, तो बहुत बड़ा एक्ट था। सो देखिए इसने क्या करा, इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। तो जैसे साइमन कमीशन ने कहा कि आप ऑल इंडिया फेडरेशन बनाओ, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस आपके अंडर है वो भी हो और प्रिंसली स्टेट्स भी हो। हाँ, ये कभी हुआ नहीं, दिस वाज नेवर अचीव्ड, ऐसी ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बनी नहीं, बिकॉज जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपकी फेडरेशन में नहीं आना चाहते।
देन द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। आपके पास आज भी 3 लिस्ट है, तो अब आपको दिखेगा कि काफी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैचिंग है। तो एक फेडरल लिस्ट रहती है आपकी इसमें, ठीक है, इस एक्ट में फेडरल, ठीक है, जो सेंटर है उस पे देता है, एक प्रोविंशियल लिस्ट देता है और एक कंकरेंट लिस्ट देता है, जिसपे दोनों जो है अपने लॉस बना सकते हैं। एक रेसिड्यूरी जो पावर्स होती हैं वो भी देता है, इट वाज गिवन टू द वाइसरॉय। फाइन, नाउ अब साइमन कमीशन ने क्या बोला था कि डायरकी जो है आप हटाओ, ठीक है। उन्होंने क्या किया फिर, अबॉलिश्ड द डायरकी इन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। तो हमने बोला था ना पीछे, हम जब पढ़ रहे थे काउंसिल एक्ट, तो उसमें हम बोल रहे थे कि 1937 में जो है फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी काइंड ऑफ देनी शुरू की गई, बट वो भी ज्यादा देर तक नहीं दी थी। 1939 में वो भी बंद कर दी थी। सो बेसिकली अभी सिर्फ ये एक्ट पे दिखाते थे दिस शुड बी गिवन, और 1-2 साल में उन्हें लगता था कि अरे ये तो ज्यादा हो गया, तो फिर है देन दे प्रोवाइडेड फॉर अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। सेंटर में वो कर दी। तो पहले 1919 में क्या करा, प्रोविंसेस में लेकर आए डायरकी। तो आप ये आपको कैसे याद रखना है, अब क्वेश्चन में आ जाता है कि डायरकी 1919 में दी गई प्रोविंसेस को या 1935 में। तो आपको ऐसे इसको याद रखना है कि डायरकी प्रोविंसेस को दी गई 1919 में, क्योंकि आप ऐसे सोच सकते हो कि ये एक स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट तो मतलब पहले स्मॉल स्केल, यानी पहले प्रोविंसेस पे करके देख लेते हैं वो एक्सपेरिमेंट, और अगर वहां पे काम हुआ तो काइंड ऑफ लाइक दैट। सो इसलिए आपको अब याद रहेगा हमेशा कि डायरकी एट प्रोविंसेस वाज गिवन इन 1919 एंड डायरकी एट सेंटर वाज गिवन इन 1935, ठीक। और प्रोविंसेस से तो हटा ही ली क्योंकि साइमन कमीशन ने मना कर दिया था। क्लियर। तो ये डायरकी वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछ लेते हैं, 2-3 ऑप्शंस दे दिए हैं, तो एक ऑप्शन ये भी डाल देंगे बीच में। देन है इट इंट्रोड्यूस्ड बायकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। सो 1919 में क्या करा था, बायकैमरलिज्म कहाँ दिया है आपको, इट वाज गिवन इन, अगर हम यहाँ बात करें तो कहाँ दिया जा रहा है, ये सेंटर में, ठीक है। सेंटर को डिवाइड किया गया जा रहा है अपर एंड लोअर हाउस में। सो यहाँ पर किसको दिया है, प्रोविंसेस को। सो उल्टा हो गया। डायरकी सिर्फ अगर आप याद रखोगे कि डायरकी 1919 में प्रोविंसेस को मिल रहे हैं, सिर्फ ये याद रखो। दूसरी बात होती है बायकैमरलिज्म की, तो एक को कुछ मिला था, एक को कुछ, तो बायकैमरलिज्म था सेंटर का। 1935 आया, डायरकी मिली सेंटर को और बायकैमरलिज्म मिल गया प्रोविंसेस को। बस ऐसे आप याद रखोगे। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने कहा ना कि साइमन कमीशन ने क्या बोला कि ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आप करो ना, डिवाइड करो सोसाइटी को, इसको करो जितने लोगों में आप इनको डिवाइड कर सकते हो, आप उतने लोगों में इनको डिवाइड करो। सो दे फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ दिस, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स उन्होंने करा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, वुमेन के लिए, लेबर वर्कर्स के लिए, ठीक है, ये सब उन्होंने किया। एंड जो आपका यहां पर है, यहां पर हमारा ये चीज आई थिंक इट स्किप्ड। फाइन, दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट कि जो 1919 है, सो सबसे पहले 1909 में बोला गया ना कि सबसे पहले मुस्लिम्स को दिया गया। तो मैंने कहा अब आप आगे देखते जाओ, ये तोड़ते रहेंगे इसको। 1919 में उन्होंने और तोड़ा था, उन्होंने 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, मतलब जितनी इनकी वो हो सकती हैं डिविजन उतनी कर डालो। तो ये पहले 1919 में हो चुका है। तो 1935 ने और तोड़ दिया, उसने कहा डिप्रेस्ड क्लासेस अलग निकालो, यानी शेड्यूल कास्ट अलग निकालो, वुमेन अलग निकालो, लेबर अलग निकालो, इन सबको अलग अलग कर दो, इन सबको अलग अलग इलेक्टोरेट्स दे दो, मतलब जितना इनको तोड़ना है तोड़ डालो। फाइन, तो थोड़ा बहुत याद रहेगा अब आपको। 1909 में किसको मिल रही है, मुस्लिम्स को मिल रहा है, ठीक है। दे स्टार्टेड विद द मुस्लिम्स। 19 में किसको दे रहे हैं, वो 6 को दे रहे हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियंस को दे रहे हैं, यूरोपियंस को दे रहे हैं। देन उसके बाद में दे आर गिविंग इट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर। कब, 1935 में। तो ये देखिए, ये इतने सारे सेक्शंस ये सोसाइटी के करी जा रहे हैं एंड उसको डिवाइड करे जा रहे हैं। देन इट अबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो इंडियन काउंसिल जो है बनाई गई थी ना एसओएस को असिस्ट करने के लिए, तो वो इन्होंने क्या कर दी, खत्म कर दी इस एक्ट में, ठीक है। 1858 के जो एक्ट ने बनाई थी वो इन्होंने खत्म कर दी और एसओएस को सिर्फ कुछ टीम ऑफ एडवाइजर्स दे दिया। मतलब अब एसओएस की जो है थोड़ा सा आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा उसका कम हो रहा है, ठीक है। नाउ इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी मतलब जो मैंने पीछे कहा कि जो डायरेक्ट इलेक्शंस तो दे दिए, बट उसमें सिर्फ जो अमीर लोग थे उनको वोटिंग का राइट, तो यहाँ पर वोटिंग का राइट थोड़ा इंक्रीज किया गया। अब जो है 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैड द वोटिंग राइट, राइट। और क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट होती है। एंड जो हमारे पुराने एक्ट में जो है इट वाज कि सेंट्रल जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, एंड उसके साथ में इन्होंने क्या बना दिया, जो प्रोविंशियल
पब्लिक जो सर्विस कमीशन है, लाइक यू हैव द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसके लिए आप स्टेट एग्जाम्स के लिए तैयार करते हो, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है कि 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोविंसेस के लिए भी हम इकट्ठे एग्जाम ले सकते हैं। ये सब ऐड किया गया 1935 में। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वॉज सेटअप इन फेडरल कोर्ट। ये आपकी वही सुप्रीम कोर्ट की जो है अपर जो बॉडी थी, दैट वाज दिस कोर्ट ओनली। 1937 में इसको बना के स्टैब्लिश किया गया। फाइन। सो ये सब जो चीजें हैं ये 1935 एक्ट ने किया। तो आपको इसमें थोड़ा बहुत याद रखना है और आप इन वीडियोस को दोबारा देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए एंड पढ़ के जो है लक्ष्मीकांत होगी आपके पास, आप उसमें से पढ़ेंगे तो आपको ये दोबारा रिवाइज हो जाएगा एंड देन इट विल बी ऑल गुड टू गो, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, बट रिविजन इज मस्ट। सो अब आ गया हमारा फाइनल एंडिंग, दैट इज योर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो अब है ये कब आया है और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। सो February 20, 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में क्लीमेंट एटली। सो ये लेबर पार्टी से थे, ठीक है। सो इन्होंने क्या क्या डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश रूल है इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948। हम जून 30, 1948 में अपना सब तामझाम उठाकर जाने वाले हैं यहाँ से। सो इंडिया को इंडिपेंडेंस हम यहाँ तक दे देंगे एंड जो है पावर विल बी ट्रांसफर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। नाउ अब इससे क्या हुआ बीच में, मुस्लिम लीग, ठीक है, दे डिमांडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। सो फिर उन्हें दोबारा आना पड़ा जून 3 को। ये फरवरी में तो उन्होंने ये सब बोल दिया था, जून 3, 1947 को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई है, ठीक है, इट कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो अनविलिंग है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनको हम अप्लाई नहीं करवाएंगे। और फिर ऑन द सेम डे लॉर्ड माउंट बेटन वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम पर, वो क्या बोलते हैं, दे पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान, ठीक है, जून 3, 1947 को पार्टीशन प्लान लाते हैं और इट वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एज वेल एज बाय द मुस्लिम लीग इवेंचुअली, ठीक है, पहले नहीं होता है बट इवेंचुअली दे एक्सेप्टेड। सो नाउ द पार्टीशन हो गया है कि पार्टीशन प्लान हो गया है। देन अब इमीडिएट क्या होगा, एनेक्टमेंट होगी आपकी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की। तो अब क्या है, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल, सबको पता है, ठीक है। तो इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन बोल दिया गया है। नाउ इट प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। फाइनली देन इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय। तो वाइसरॉय किस लिए था, ब्रिटिश क्राउन के लिए था। ब्रिटिश क्राउन ही नहीं रहा, वो अथॉरिटी नहीं रही है, तो फिर आपको वाइसरॉय की जरूरत नहीं है, बट गवर्नर जनरल फॉर द टाइम बिंग था वहां पे। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो बनाई गई थी कि आप जो दोनों डोमिनियन सब बने हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कीजिए अपने रिस्पेक्टिव नेशंस के लिए, और जो भी आप ब्रिटिश जो पार्लियामेंट ने जो भी एक्ट्स बनाए हैं आप उनको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। नाउ इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज कि आप कैसे रूल कर सकते हो, तो लेजिस्लेट ऑल्सो, कि अभी क्योंकि पार्लियामेंट तो बना नहीं है ना, पार्लियामेंट अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि इलेक्शंस नहीं हुए हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो में जो लोग बैठे थे उनको बोला था कि फिलहाल जो भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं वो भी, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही कुछ टाइम के लिए एक पार्लियामेंट का काम भी किया। अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नाउ ये तो इसी लेक्चर में हमने बनाया है ये ऑफिस। सो कब बना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस, यस इट वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। तो 1858 में एसओएस लाया गया था। नाउ अब जो उसके सारे फंक्शंस थे वो किसको कर दिए गए, दैट वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। नाउ अब इसने क्या किया कि हमारी जो ब्रिटिश पैरामाउंसी है ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, अब इंडियन जो उनके पास था ब्रिटिश इंडिया था उससे तो चला गया उनका रूल, अब प्रिंसली स्टेट्स भी थी तो उनके ऊपर उसकी क्या रहती थी, पैरामाउंसी रहती। तो उन्होंने कहा कि ये भी लैप्स हो गई है एंड जो भी ट्राइबल एरियाज के साथ जो थे हमारे ट्रीटी रिलेशंस वो सब एंड होते हैं। एंड फिर उन्होंने ग्रांट किया फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स कि आप आइदर ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो you have 3 of the options. Now it provided for governance of each of the dominions and provinces by Government of India Act, ठीक है। इसके तहत आप इसको करिए जब तक आपका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं होता है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 के तहत आपने इंडिया को रूल कीजिए। देन इट डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क। अब वो क्या है, जो ब्रिटिश थे वो अब कोई वीटो नहीं कर सकते हैं किसी बिल्स को, क्योंकि ऑब्वियसली द रूल हैज एंडेड, ठीक है।
बट जो गवर्नर जनरल था उसके पास थोड़ी देर के लिए राइट थी। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था एंड ये सब थे, ये क्या बन गए हैं अब, नॉमिनल हेड्स। जैसे आपका जो प्रेसिडेंट भी है आज भी, वो अपने आप से कुछ नहीं डिसीजन ले सकते हैं, सो ही इज जस्ट वो नॉमिनल हेड ही है, ठीक है। सो ये जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पर, उसको भी अब नॉमिनल हेड बना दिया गया है। वो जो भी आपकी जो काउंसिल्स होंगे उनके डिसीजन, कैबिनेट जो होंगी उनके डिसीजन के बिना दे कैन नॉट वर्क। नाउ इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, तो अब वो एम्परर ऑफ इंडिया नहीं रहे। एंड देन जो है आपका मिडनाइट 1415 जो है ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड एंड पावर वाज ट्रांसफर टू द न्यू डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन जो है हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के, ठीक, फर्स्ट गवर्नर जनरल एज न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, ठीक। और पाकिस्तान के तो दे इन्होंने नहीं इसको एक्सेप्ट किया था एंड इट वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज मोहम्मद अली जिन्ना। एंड यहाँ पर इंडिया के फिर बाद में बनते हैं जो फर्स्ट, अगर इंडियन आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, वो थे आपके सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। सी राजा गोपालाचारी 1948 से 50 तक रहते हैं, जब तक आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर नहीं आ जाता है। सी राजा गोपालाचारी अगर आपसे पूछा जाए, वो वाज द इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है। वो इंडियन कौन था जो गवर्नर जनरल रह चुका है इंडिया का, इट वाज सी राजा गोपालाचारी एंड उनको बनाया गया, ठीक। एंड जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न इन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड जो है फिर आपका फाइनली इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा एंड वो 1950 में इट इज इनेक्टेड। तो तब से आपका जो है 26 जनवरी 1950 इट इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी सारी प्रोविजंस के साथ आपका जो है एप्लीकेबल होता है थ्रू आउट इंडिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री एंड फिर जो है अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा, आप इसको दोबारा देखिए एंड इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है सो यू कैन ऑल्सो आस्क मी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।